सबसे पहली बात जो इक्विवेलेंट वेट के लिए रहती है वो रहता है कि आपको चार्ज पता हो, और हर जगह हम चाहे मेटल है चाहे नॉन मेटल है जो एटॉमिक वेट है उसको उस चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं ताकि उनका वेट हैं, इसलिए ई आ गया m/n। और हमने कैटायन के केस में भी यही फॉर्मूला लगाया और एनायन के केस में भी यही फॉर्मूला लगाया। अगर आप यहाँ से कोई भी उठा लो, नाइट्राइड है तो 14 है, इक्वलेंट वेट विल बी 14/3। कैल्शियम है 2 पॉजिटिव सो 40/2। अब हमारे पास सेम चीज़ हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ नाइट्रेट है, सल्फेट है, बैलेंसी देख रहे हैं हम और उस बैलेंसी से उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम उसके इक्वलेंट फॉर्मूलों की बात करें, क्योंकि दोनों की बैलेंसी सेम है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट उसका इक्वलेंट फॉर्मूला होगा। यहाँ पर अगर दोनों की बैलेंसी सेम होती है तो हम किसी एक को एन फैक्टर मान लेते हैं, किसी एक को एन फैक्टर मान लेते हैं। अगर दोनों की बैलेंसी अलग अलग होती है तो हम एन फैक्टर उसके मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको मान लेते हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट में 6 हुआ। अब मैंने आपको दिया कि आप इसमें निकालें मोहर सॉल्ट में। तो मोहर सॉल्ट में आपको क्या देखना है कि कैटायन या एनायन कोई भी एक देखना है। आप एनायन को देख रहे हो तो आप सल्फेट को देखिए। सल्फेट के कितने सल्फेट आपके पास हैं? 2 सल्फेट हैं। मोहर सॉल्ट इज फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट। अब आप मुझे बताएं कि जब आपने ये किया तो फिर आपके पास E कितना आ जाएगा? E विल बी इक्वल टू m बाय, बताओ कितना लिखें एन फैक्टर? एन फैक्टर कितना लिखें? सल्फेट है ना वहाँ। अरे Fe के ऊपर क्या चार्ज है? 2 पॉजिटिव। अमोनियम के ऊपर क्या चार्ज है? 2 पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव कितना है? 4। और नेगेटिव भी कितना है? 4, क्योंकि सल्फेट 2 सल्फेट, एक सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव होता है। अब बताओगे पोटाश एलम, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इक्वलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट बाय जो आया वो आप बताओ क्या है? बाय 3 सल्फेट यहाँ है, एक यहाँ है, 8 नेगेटिव हुआ तो 8 पॉजिटिव भी रहा होगा। इसका मतलब हुआ हमारे पास E इज m/8। मैग्नीशियम फॉस्फेट है, मैंने कहा जब दोनों की बैलेंसी अलग अलग हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो आई शुड से E इज m बाय कितना? 6। अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट वॉल्यूम की, लिख लीजिए। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम की। व्हाट वी मीन बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम? इक्विवेलेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द equivalent weight of the gas. Volume of the equivalent weight of the gas is equivalent volume. अब अगर आप देखें कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 8 ग्राम। और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? 32 ग्राम। मोलर मास का वॉल्यूम कितना होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में? 22.4। इसका मतलब 32 ग्राम का वॉल्यूम 22.4 है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना है ऑक्सीजन का? 8। तो बताओ कि 8 ग्राम का कितना वॉल्यूम हुआ? 5.6। दैट 5.6 लीटर इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम। 5.6 लीटर इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम। सो डेफिनेशन लिख दी हमने, the volume of the equivalent weight of the gas is equivalent volume. Volume of the equivalent weight of the gas is equivalent volume. तो आप बताइए कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 2 का वॉल्यूम कितना हो गया? 22.4। उसका इक्विवेलेंट मास कितना है? 1। तो 1 का कितना वॉल्यूम हो गया? सो इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 11.2 लीटर।
अब बताओ कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम नाइट्रोजन का कितना होगा। मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का? 28 N2 यार। 28 ग्राम का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। और नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है? नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होता है भाई? N3 नेगेटिव। तो नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 14/3। यस और नो? 14/3 ग्राम का वॉल्यूम निकालना है आपको। तो आपने यूनिटरी मेथड लगाया, 28 ग्राम का वॉल्यूम होता है 22.4, तो 14/3 ग्राम का कितना होगा? तो हमारे पास आ गया 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। अब हमने यहां से किसी अननोन मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अब आप ध्यान से सुन लें, यहां से एक का इक्विवेलेंट वेट नहीं बल्कि बहुत से फॉर्मूले निकलेंगे, इसलिए आप समझिए। एक मेटल ने मेटल ऑक्साइड बनाया, 1.6 ग्राम मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। बताओ जी, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? M2ON, and the metal oxide formed was 2.0 gram. He asked what is the equivalent weight of the metal. मैंने कुछ आपको कहा था कि इक्विवेलेंट की टर्म में गधे घोड़े सब बराबर होते। इक्विवेलेंट बोल दिया का मतलब हुआ वो मेटल हो नॉन मेटल हो जो मर्जी हो सब बराबर होते हैं। मतलब ये कि मैं कहूं 8 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 23 ग्राम सोडियम इज इक्वल टू 12 ग्राम मैग्नीशियम is equal to 9 ग्राम एल्यूमिनियम। ये इनके सब के क्या हैं? 9 ग्राम एल्यूमिनियम इनके सब के क्या है? ये इक्विवेलेंट वेट्स हैं। तो चाहे मेटल है चाहे नॉन मेटल है, इक्विवेलेंट की टर्म में वो सब बराबर होते हैं। और उसी को ही मैं आगे लिख सकता हूं 14/3 ग्राम नाइट्रोजन। बोलो जी ठीक है ये बात। अब आप देखिए कि आपको पूछा गया कि इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालें, और आपने साफ कर दिया ऊपर आपने साफ कर दिया कि जो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे वो किसी मेटल का इक्विवेलेंट वेट होगा, वो मेटल जो मर्जी हो। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 8 ग्राम। तो इक्विवेलेंस में आपको बोला कि इक्विवेलेंस में रिएक्शन होती है का मतलब हुआ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो भी कोई रिएक्ट करेगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट रहा होगा। तो अब हम यहां से शुरू कर देते हैं कि अगर 1.6 ग्राम मेटल था, 2 ग्राम मेटल ऑक्साइड है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितना है? 0.4 ग्राम। अगर ऑक्सीजन 0.4 ग्राम है तो अब आप लिखोगे 1.6 ग्राम ऑफ मेटल। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनेंगे। कंबाइन विद ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन? 0.4 ग्राम। आपको मेटल का मास निकालना है। जो दो चीजें दी हुई होंगी वो एक साइड को रख देनी है। सो 1 ग्राम ऑक्सीजन विल कंबाइन, it will comes out to be 1.6 divided by 0.4, और उस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 8 ग्राम। 8 ग्राम के साथ जो मेटल आएगी वो उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट रहा होगा
इसका मतलब साफ हो गया कि अगर उसने हाइड्राइड बनाया तो वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1.008। उसने अगर ऑक्साइड बनाया, अब ये भी पढ़ा हमने, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। उसने हाइड्रोक्साइड बनाया, इज वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड इनटू 17। उसमें मेटल क्लोराइड बनाया, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन इनटू 35.55। उसने ब्रोमाइड बनाया, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ब्रोमीन इनटू 80। इक्वलेंट वेट ऑफ मेटल नाइट्राइड, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ नाइट्रोजन इनटू 14/3। सल्फेट विल बी वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ सल्फेट इनटू 48। Equivalent weight of metal nitrate is weight of metal upon weight of nitrate into 62. Equivalent weight of metal oxalate will be weight of metal upon weight of oxalate. Oxalate कितना होता था? is 88 grams, so 44 आ गया वो. Equivalent weight of metal acetate is weight of metal upon weight of acetate into 59. Equivalent weight of any metal carbonate is weight of metal upon weight of metal upon weight of carbonate into 30. Equivalent weight of any metal iodide is weight of metal upon weight of iodine into 127. ये फॉर्मूले आप हर जगह लगाओगे अगर वो मेटल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, ऑक्जेलेट बनाती है तो सारे के सारे यही फॉर्मूले लगने वाले हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना है, बोलो जी। एल्यूमिनियम का कितना है और ऑक्सीजन का आ गया कितना, 17। अब ये बताओ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम है जिसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन है जिसका इक्विवेलेंट वेट, मतलब इक्विवेलेंट वेट आ गया 20। यस और नो। अब अगर आप देखें तो अल्टीमेटली आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ऐसा कर रहे हैं। कोई भी ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड तो सेम है, मेटल ही चेंज कर रहे हो। इसका मतलब साफ हो गया, आज के बाद मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा E+8। खुद पता लगाओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिनके हमने इक्विवेलेंट वेट ऑक्साइड का निकाला, वहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि हर केस में मेटल चेंज होगी, बाकी अगर वो हाइड्राइड है वो सबके लिए सेम है। वो ऑक्साइड है सबका 8 है, हाइड्रोक्साइड है सबका 17 है, क्लोराइड है सबका 35.5 है, ब्रोमाइड है 80 है, आयोडाइड है 127 है, नाइट्राइड है 14/3 है, सल्फेट 48 है, नाइट्रेट E+62 है, ऑक्जेलेट E+44 है। अननोन वैलेंसी ऑफ मेटल सल्फाइड if vapor density is given, मेटल सल्फाइड कोई N है। ठीक हो गया, सभी लोग साथों साथ करें। इसका मतलब 2m N पॉजिटिव N टाइम्स ऑक्सीजन कितना होता है 16, 48 और सल्फर कितना हो गया 32, कितना बन गया 80 बना। n इंटू 80, यह है 2mn पॉजिटिव प्लस n इंटू 80, और इसको होने के बाद mn पॉजिटिव आ जाएगा E2 इंटू मैन, मतलब E इंटू n प्लस n इंटू 80, तो 2 इंटू n इज E+40। समझ रहे हो, कॉमन ले लिया ना ये, अब कट गया 2। इसका मतलब हुआ यहां से n निकला, n निकल गया VD/E+40।
40। चलिए डेरिवेशन करें। मेटल नाइट्रेट, फाइंड अननोन वैलेंसी ऑफ मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट क्या हुआ, मोलर मास दिया हुआ तो ठीक, नहीं तो आप क्या करोगे, आप Mn पॉजिटिव लिख देना प्लस n टाइम्स व्हाट इज Mn पॉजिटिव इज Mn पॉजिटिव इज E into n plus 62n। yes or no? इट मीन्स मोलर मास दिया हुआ तो ठीक है, ना तो वेपर डेंसिटी दी हुई होगी। 2Vd इज n इंटू E प्लस n विल बी 2Vd, हाँ E प्लस 62। मेटल क्लोराइड करो, चलो। मेटल क्लोराइड इज MClN, यस नो? का मतलब हुआ Mn पॉजिटिव प्लस n इंटू 35.5 इज इक्वल टू, अगर मोलर मास हुआ तो ठीक, नहीं तो दिया होगा वेपर डेंसिटी। m मतलब एटॉमिक वेट इज E इंटू n, दैट इज इक्वलेंट वेट, प्लस n इंटू 35.5 इज इक्वल टू 2Vd। यहां से हम अगर n देखें, n इज E प्लस 35.5 इज इक्वल टू 2Vd। It means n for any chloride to Vd upon E plus 35.5। मेटल ऑक्जेलेट करो जरा, दिस राइट, सामने लिखा है N इज Vd अपॉन E प्लस 44। मेटल सल्फेट करो अब, Vd अपॉन E प्लस 48 होगा जी। अननोन बैलेंसी भी निकल जाएगी, कर लेंगे हम। एक मेटल चाहे क्लोराइड बनाए, ब्रोमाइड बनाए, ऑक्साइड बनाए, नाइट्रेट बनाए, उसका इक्वलेंट वेट उतना ही रहता है। इक्वलेंट वेट एक कांस्टेंट। मैग्नीशियम ऑक्साइड का इक्वलेंट वेट कितना है, आपको बोला गया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इक्वलेंट वेट कितना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बताइए भाई। 12 प्लस 8, दैट इज, एक चीज कांस्टेंट है कि ऑक्साइड बोल दिया तो 8 तो आना ही आना है। इट मीन्स अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड बनाती है तो इट विल बी E प्लस 8। अगर एक मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है तो इसका इक्वलेंट वेट कितना होगा, E प्लस 17। यस और नो? तो कहा कि एक मेटल ने दोनों बना दिए, मेटल ऑक्साइड भी थे, मेटल हाइड्रोक्साइड भी। यहां हम लिखने वाले हैं वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो हम इस तरह से लिखेंगे, दोनों का रेशियो निकाल देंगे। वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू वेट, इक्वलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड कितना आया, E प्लस 17। ठीक हो गया? सोचोगे अगर मेटल ने सल्फेट और क्लोराइड दोनों बनाए होते तो क्या लिख, E प्लस
48 एकदम सही। और इसका क्या हुआ भाई? E प्लस 35.5 ग्राम। यस नो। सुन लिया? एक का पता होगा, दूसरे का निकाल लेंगे। तो अब हमने किसी की अननोन बैलेंसी भी निकाल दी, हमने किसी का इक्वलेंट वेट उसने ऑक्साइड बनाया वो भी निकाल दिया। अब हम बात कर रहे हैं आपकी असाइनमेंट का पहला ही क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। व्हाट इट इज? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज E by F, where E is equivalent weight and F is the Faraday of electricity, that is 96500 coulombs. एक मिस्टर लिच हुआ साइंटिस्ट, उसने लॉ दिया, लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, जिसमें कहा कि जो जो आइसोमॉर्फस सॉल्ट होंगे उनका n फैक्टर सेम होता है। मतलब उसका बोलने का क्या था? मॉर्फोलॉजी मतलब जो देखने में एक जैसा। एंड वी हैविंग जिंक सल्फेट डॉट 7H2O। मैं इन दोनों में से दोनों ही सॉल्ट्स को जब देखता हूं तो मुझे एक जैसे दिखते हैं ऑलमोस्ट। इसका n फैक्टर कितना है? इसका n फैक्टर होगा 2, जो अभी आपको बताया कि आपने चार्ज देखना है। और अगर एक का n फैक्टर 2 है, ठीक है, और दूसरा उसके साथ आइसोमॉर्फस है, तो उसका n फैक्टर भी 2 ही रहा होगा। वो कौन है? जिंक सल्फेट। So the salts who are isomorphous, they will have the same value of N. हमारे पास कोई एसिड है HCl, हम उसको एक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और वो बेस उस एसिड से कितने H पॉजिटिव ले सकता है, वो उस बेस की एसिडिटी कहलाएगी। और एसिड कितने OH नेगेटिव को ले सकता है, वो उस एसिड की बेसिसिटी कहलाएगी। तो एसिड की बेसिसिटी निकालने के लिए रेफरेंस लिया जाता है NaOH। जैसे हमारे पास एसिड है H2SO4, बेस है NaOH। तो भाई 1 H2SO4 will need 2 NaOH for the reaction to occur, to form sodium sulfate plus water so एसिडिटी ऑफ, अब यहाँ पे इस एसिड की हम बेसिसिटी की बात करेंगे, तो इस एसिड की बेसिसिटी यहाँ 2 हुई, तो इसका n फैक्टर 2 हुआ। आपने एसिड लिया H3PO4 और उसने सोडियम
हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट बना देना है और बन जाना है सीधे का सीधा वाटर। तो इस बेस की, इस एसिड की बेसिसिटी 3 हुई। ठीक हो गया। पर हमें नहीं, एसिड में जितने H पॉजिटिव है उतनी हमेशा बेसिसिटी नहीं आएगी, ये आपको गलत बताया गया है। अभी हम उसी बात को प्रूव करेंगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। चलिए जी, नेक्स्ट करिए। जो एसिड्स हैं, एक बात आपको और ध्यान में रखनी होगी कि ये सब कुछ एक ही स्टेप में नहीं हो जाता। ये सब कुछ एक ही स्टेप में नहीं हो जाता। का मतलब H3PO4 प्लस NaOH एक स्टेप में जाकर बनाते हैं NaH2PO4 प्लस H2O। ठीक है। तो इस स्टेप में इस एसिड की बेसिसिटी 1 ही मानी जाएगी। सो इसका दूसरी डेफिनेशन हुई द नंबर ऑफ replaceable hydrogens. For acids, the N factor is the number of replaceable hydrogens. कि उसने कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए। अभी जब ये NaH2PO4 है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है और वो एसिडिक हाइड्रोजन उसके साथ मिलकर Na2HPO4 बनाएगा और बना देगा वाटर। मतलब इसमें इसका N तो 1 है, पर अगर यहां से यहां पूछा जाए तो N2 हो गया। क्लियर होगी बात? इसलिए आपने देखना है कि एरो कहां की तरफ लगा है। तीसरी बात, अभी भी उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है। बन गया Na3PO4 प्लस बन गया H2O। यहां पे भी इसका फैक्टर 1 ही है। पर अगर मैं ओवरऑल देखूं, जिसकी खातिर हमने ये एग्जाम्पल किया, तो आपको ओवरऑल में पता लगेगा कि भाई ये यहां था, ये यहां था, ये यहां था, ये यहां था, और बन गया H3PO4 प्लस एक NaOH, 2 3 3NaOH, giving rise to
Na3PO4 प्लस H2O। पर इस रिएक्शन में इस एसिड की बेसिसिटी हम कितनी लिखेंगे? 3 लिखेंगे। सो इस रिएक्शन में बोल रहा हूं मैं, तो आपने स्टेप वाइज ध्यान रखना है कि भाई हाइड्रोजन कितने रिप्लेस हुए, उसके हिसाब से उसका एन फैक्टर निकालना है। नीचे दिए गए एसिड्स का एन फैक्टर निकालें, लिखिए। हमारे पास एसिड हैं H3PO4, ये हो गया एसिड। तो इस एसिड का आपको बताना है एन कितना है। और ये हो गया कि उसका एन कितना है, और ये हो गया कि वो एसिड कौन। पहला इस फॉस्फोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, then is oxalic acid, then is phosphorus acid, then is boric H3PO3, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन उनको कहते हैं जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड होते हैं। और ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं? सिर्फ 2। तो देखने में तो 3 हैं, पर बेसिसिटी कितनी हुई? सिर्फ 2। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इज वेरी वीक एसिड and it never give any H positive. Boric acid is not acid because of H positive. Boric acid is acid because of some other reason. इसलिए बोरिक एसिड बहुत वीक एसिड है, और ये बोरिक एसिड H पॉजिटिव देने के बजाय OH नेगेटिव लेता है। लेने के बजाय OH नेगेटिव लेता है, इसलिए इसकी एसिड की बेसिसिटी कोई H पॉजिटिव तो नहीं देता है, पर एक OH नेगेटिव लेता है, तो इसकी H पॉजिटिव नहीं देता। मैंने कह दिया that this won't give any H positive, but this accept OH negative, so that we will be getting BOH whole 4 negative. Phosphoric acid. Phosphoric acid is commonly called orthophosphoric acid.
एक फॉस्फोरिक में से अगर एक O घटा दो, it will become phosphorus acid. It will become phosphorus acid. That is H3PO3, also called phosphonic acid. Also called phosphonic acid. और अगर उसमें से आपने एक O और निकाला, एक O और निकाल दिया, तो भाई साहब ये H3PO2 बन जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड या बोलते हैं फॉस्फीनिक एसिड। फॉस्फेनिक एसिड। फिर क्या करो कि फॉस्फोरिक एसिड में से एक वाटर निकाल दो। जैसे ही आप उसमें से एक वाटर निकालोगे, it will remain only HPO3, and for that the prefix used is metaphosphoric acid. मेटाफॉस्फोरिक एसिड। फिर क्या करो आप, एक मोल और ले लो इसका, HOPOHPOH डबल बॉन्ड O। अब जब आपने इसके 2 मोल ले लिए, तो इसमें से एक वाटर निकाल लो। जब आप इसमें से एक वाटर निकालोगे, इसका H पॉजिटिव और इसका OH नेगेटिव, so by removing water you will be getting HOPOH and double bond O, double bond O. The prefix used is pyro, पारो नहीं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और अब आप बताओ कि इसका आयन कितना है। 1, बोलो, 2, 3, 4। इट मीन्स पायरोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी इसका N फैक्टर 4 है। अब आप क्या करो कि इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड को ही कहते हैं डाईफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि इसमें कितने फॉस्फोरिक एसिड है? 2 हैं। डाईफॉस्फोरिक एसिड जो है, इसमें से आप एक O और निकाल दो। क्या निकाल दो?
एक O। जब आपने इसमें से एक O निकाल दिया तो आपके पास जो बचा वो ये था। और इसके लिए टर्म यूज होती है हाइपो। दिस इज कॉल्ड हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। और इसका N कितना है भाई? मुझे लगता है N में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब N इसका भी 4 ही है। तो आपको बेटा ये फॉर्मूले रटना बहुत मुश्किल है, पर इस सिस्टम से करना आसान है कि भाई कितने OH उसके पास है। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम।